मैंने अपनी दावेदारी जो है वो सुलह से भारतीय जनता पार्टी से अपने टिकट के लिए दी है। मुझे पता है कि भ्रष्टाचार, मैं बिल्कुल ईमानदार, नेक दिल और मिलनसार हूँ। मुझे निश्चित तौर पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता मुझे टिकट देगा। नाम जाते हैं तो डब्बी लोगों के नाम जाते हैं, अच्छे लोगों के नाम जाए। कितने लोग अच्छे हैं, महिलाओं में अच्छे हैं, पुरुषों में अच्छे हैं, युवाओं में अच्छे हैं, कितने लोग अच्छे हैं, उनको क्यों नहीं आगे लाया जाता। मेरे भाई विपिन सिंह परमार और मेरी भाभी मुझे पक्का आशीर्वाद देंगे और वो बोलेंगे कि बेटा अब आप लड़ो, हमने बहुत कर लिया, अब हम थोड़ा आराम करें। मैं भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पर मेरे देखने को उनका सिर फाटा गया। कांग्रेस इतनी हावी थी कि कांग्रेस के सामने कोई खड़ा नहीं होना चाहता था, और कहीं कोई गलत बात लगती है मैं बोलता हूँ, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी बलि देने के लिए मैं अपनी तैयार रहता हूँ। उनकी जल्द जो है वो मैं लाऊंगा सामने, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा समय लगेगा, बहुत जल्द उनको भी। तो ये षड्यंत्र किए गए कि कह सकते हैं कि सुलह का दुर्भाग्य है, उनको दबाया जाता है। जरा सा कोई मुंह खोलने लगे उसको किसी न किसी तरह से पीछे किया जाता है कि ये आगे ना आ पाए। बात और बोलता हूँ, संतो बंतों की राजनीति चल रही है। संतो बंतो मतलब डम्मी लोगों को आगे करो। विपिन परमार जी भी कभी हमारी तरह थे, उनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहेगा, हम आगे बढ़ेंगे। कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है, कुछ ऐसी ही हिमाचल की राजनीति भी हो गई है। हालांकि मित्र हैं और भाई जैसे हैं, लेकिन राजनीति में सब जायज है और अब उठ खड़े हुए हैं अपना हक मांगने के लिए। कहते हैं मैं तो हक मांग रहा हूं, कोई गलत नहीं कर रहा। कितने लोग अच्छे हैं, महिलाओं में अच्छे हैं, पुरुषों में अच्छे हैं, युवाओं में अच्छे हैं, कितने लोग अच्छे हैं, उनको क्यों नहीं आगे लाया जाता। 30 साल एक बहुत अरसा होता है, मैं भी बचपन से लगा हूँ। दूसरा मित्र वो मेरे अभी भी है, मित्रता हमने नहीं छोड़ी है, वो मेरे भाई है। मेरे भाई विपिन सिंह परमार और मेरी भाभी मुझे पक्का आशीर्वाद देंगे और वो बोलेंगे कि बेटा अब आप लड़ो, हमने बहुत कर लिया, अब हम थोड़ा आराम करें, आपका। जी हाँ, ये हैं बीजेपी नेता और सुलह से बीजेपी की ही टिकट के दावेदार प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार राजनीति में लंबे अरसे से हैं और राजनीतिक हथकंडों से भी पूरी तरह प्रवीण हैं। लिहाजा इनकी दावेदारी से अब सुलह में कलह की चिंगारी उठती दिख रही है। प्रवीण विपिन परमार के खास हैं और उन्हें दोस्त और बड़ा भाई भी मानते हैं। ऐसे में सत्ता बदलाव के लिए अब भाई जैसा दोस्त अपने दूसरे दोस्त से उन्हें मौका देने की मांग कर रहा है। वैसे तो वर्तमान में सुलह से विपिन सिंह परमार बीजेपी से विधायक हैं और लंबे अरसे से वही सुलह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन अब प्रवीण उठ खड़े हुए हैं और पार्टी से एक मौका देते हुए अपना हक मांग रहे हैं। पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत में प्रवीण कुमार ने कई खुलासे किए और कई दावे किए, जिसमें उन्होंने कहा कि टिकट मांगकर वे अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि उनकी तीसरी पीढ़ी बीजेपी में काम कर रही है और तब से काम कर रहे हैं जब कोई बीजेपी का नाम तक नहीं सुनना चाहता था। लिहाजा प्रवीण कुमार ने विपिन परमार से उन्हें आशीर्वाद देने और आराम करने की हिदायत दी है। साथ ही कहा है कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो उनकी जीत निश्चित है। और क्या कहना है प्रवीण का, सुनिए। प्रवीण जी, सुलह से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, चुनाव की तैयारियों में कैसी है तैयारियां आपकी? बिल्कुल, मैंने अपनी दावेदारी जो है वो सुलह से भारतीय जनता पार्टी से अपने टिकट के लिए दी है, और इस विषय को लेकर मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, मुख्यमंत्री और सभी जितना भी शीर्ष नेतृत्व है, उन सबको अपनी जो है मैंने अपनी दावेदारी, अपनी बायोडाटा, वैसे बायोडाटा की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं है कि बायोडाटा से आवेदन किया जाए, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हमें अपनी बात रखने के लिए इस तरह से एक बायोडाटा बना के, एक अपना ब्रीफ बना के मैंने अपना सभी को भेजा है और सभी शीर्ष नेतृत्व से मिलने की कोशिश भी कर रहा हूँ, मिल भी रहा हूँ, और लगातार से ये प्रयास है। और मुझे भरोसा है
क्योंकि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, एक युवाओं को आगे लाना है और दूसरा भ्रष्टाचार के विरुद्ध वो बहुत रहते हैं। भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस जो है वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। तो मुझे पता है कि भ्रष्टाचार, मैं बिल्कुल ईमानदार, नेक दिल और मिलनसार हूँ। मुझे निश्चित तौर पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता मुझे टिकट देगा। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि दावेदारी तो ठीक है, चुनावी जो तैयारियां हैं वो भी आपकी चल रही हैं, लेकिन अगर आपको बीजेपी टिकट दे तो क्यों? क्या आपकी पृष्ठभूमि रही है? क्या आपका बिल्कुल, मेरी अगर बात करें तो हमारी जो फैमिली है वो लगभग तीसरी पुश्त, थर्ड जनरेशन जो है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। हमारे दादाजी के समय से ये पार्टी शुरू हुई और मेरे पिताजी जिला कांगड़ा के, सबसे बड़ा जिला था उस समय, अभी जिला छोटे छोटे जिला बने हैं, संगठनात्मक जिला बने हैं, 4-4 विधानसभा क्षेत्रों के जिला बने हैं। लेकिन मेरे पिताजी उस समय 18 विधानसभा क्षेत्र का जो ये सारा जिला था उसके किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने पार्टी के लिए पूरे समर्पण भाव से कार्य किया है। यहाँ तक कि उस समय कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं होता था। एक गांव की अगर मैं बात करूं, जिस गांव से मैं संबंधित हूं, फ्रेड से, उस फ्रेड पंचायत में सिर्फ पिताजी एकमात्र वहाँ पे वर्कर होते थे और बड़ा जोर लगा के हमें बोलते थे ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये लगाओ, वो लगाओ, हम लगाते थे। और फिर धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, बहुत ज़्यादा संघर्ष किए किसानों के लिए। उन्होंने जब वो वहाँ से फ्रेड से चलकर पालमपुर तक कितना उन्होंने संघर्ष किए वो हमने देखो, और उसके लिए उन्होंने कई बार उनको शारीरिक क्षति भी पहुंचाई गई। एक बार मेरे देखने को उनका सिर फाटा गया। कांग्रेस इतनी हावी थी कि कांग्रेस के सामने कोई खड़ा नहीं होना चाहता था। और माननीय शांता कुमार जी उस समय बहुत बड़े नेता होते थे, आज भी वो बहुत बड़े नेता हैं, उनका एक अपना कद है। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी में शांता जी का एक अपना स्थान था। तो सिर्फ जितने भी विधानसभा से उसमें सिर्फ 2 प्रधान शांता जी के जीत कर आए थे, एक मेरे पिताजी और एक प्रवीण शर्मा जी जो एमएलए बने थे। तो हमारी जो कुल मिलाकर सारे, और मैं भी खुद 2 बार मीडिया प्रभारी रहा हूँ, बीच में कुछ षड्यंत्र जो है वो हुए हैं, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमेशा बोलता हूँ। मुझे कहीं कोई गलत बात लगती है मैं बोलता हूँ, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी बलि देने के लिए मैं अपनी तैयार रहता हूँ, लेकिन बोलता हूँ। उसी के कारण इनको मैं चुभता था और इन्होंने कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने षड्यंत्र किए हैं। उनकी जल्द जो है वो मैं लाऊंगा सामने, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा समय लगेगा, बहुत जल्द उनको भी। तो ये षड्यंत्र किए गए कि प्रवीण जो है वो हमारी पोलें खोल रहा है, तो इसको क्यों ना बाहर किया जाए। तो उस षड्यंत्र में मैं मीडिया प्रभारी से बाहर हुआ हूँ, लेकिन आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। फ्लैशबैक में जाएं तो देखें कि काफ़ी टाइम से सुलह से बीजेपी की तरफ से किसी ने इस तरह से ताल नहीं ठोकी थी जिस तरह से आप कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं कि सुलह का दुर्भाग्य है। हालांकि ऐसा है कि सुलह में ये बिल्कुल नहीं है कि सुलह में कोई दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं है या कोई टिकट का चाहवान नहीं है। बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे, मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दबाया जाता है। जरा सा कोई मुंह खोलने लगे उसको किसी न किसी तरह से पीछे किया जाता है कि ये आगे ना आ पाए। और इस तरह के षड्यंत्र आज दिन तक 30 साल हो गए, एक व्यक्ति बार बार वही, आखिर क्या कारण है? दूसरी पंक्ति का नेता क्यों नहीं आता है आगे? क्या कारण है? दूसरी पंक्ति के नेता को उभरने ही नहीं दिया जाता है। मैं एक बात और बोलता हूं, संतो बंतों की राजनीति चल रही है। संतो बंतो मतलब डम्मी लोगों को आगे करो, और जो थोड़ा सा चुस्त चला के जानने वाला या बोलने वाला है उसको पीछे किया जाता है। पुराने लोगों को पीछे किया जाता है, नए लोगों को जो लगता है कि यार ऐसे ये इसको आगे करो, थोड़ा दिन यूज करो, उस पर इस तरह से राजनीति हो रही है। अब ये राजनीति नहीं होगी। और जब भी सुलह में बात होती थी कि दूसरा कोई नेता, तो दूसरा नेता पूछते थे, दूसरा नेता तो है ही कोई नहीं। हाँ, अगर मंडल की तरफ से नाम जाते हैं तो डब्बी लोगों के नाम जाते हैं, अच्छे लोगों के नाम जाए। कितने लोग अच्छे हैं? महिलाओं में अच्छे हैं, पुरुषों में अच्छे हैं, युवाओं में अच्छे हैं।
कितने लोग अच्छे हैं, उनको क्यों नहीं आगे लाया जाता? टिकट किसी को भी मिले। मेरा एक ही उद्देश्य है कि 30 साल एक बहुत अरसा होता है। ऐसा नहीं कहता हूं मैं कि उन्होंने काम नहीं किया। विपिन परमार जी ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत ज़्यादा काबिलियत उनमें है, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो भ्रष्टाचार के आरोपों से भी घिरे हैं। ये मैं नहीं कहता, मैं भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। विपक्ष बार बार आरोप लगाता है, सरेआम लगाता है उनके ऊपर आरोप। मैं प्रवीण कुमार के आरोप नहीं है ये। विपक्ष क्यों लगाता है उनके ऊपर आरोप? अगर आरोप लगते हैं तो उसके वो जवाब क्यों नहीं देते हैं? तो दूसरा नेता आना चाहिए, और इस बार मैंने ताल ठोकी है और पूरे दमखम के साथ ठोकी है। और अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी हमेशा रही है और युवाओं को आगे लाने की भी कवायद चल रही है। तो मुझे निश्चित तौर पर भरोसा है कि मुझे टिकट मिलेगी और मैं इलेक्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले लड़ूंगा। विपिन परमार जी का आपने नाम लिया, तो आपको नहीं लगता कि वो वर्तमान में विधायक तो है ही हैं, लेकिन सरकार में विधानसभा स्पीकर भी हैं, सरकार के विधानसभा स्पीकर भी हैं, तो चुनौती आपकी बढ़ जाती है और वो लंबे अरसे से विधायकी कर रहे हैं, कहीं सुलह में कलह तो नहीं दिख रही? बिल्कुल ऐसा है। कला की बात देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूं, मैं अपनी बात इलेक्शन के लिए, टिकट के लिए तो कर ही सकता हूं और वो मेरा हक है। मेरा टिकट मांगना कौन सी बुरी बात है, लेकिन कला इसे नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग तरीके होते हैं हर चीज़ के, लेकिन टिकट मांगना कहीं भी किसी कला का पैमाना नहीं है। दूसरी बात, अगर बात कर रहे हैं कि ठीक है जी विधानसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है, पार्टी ने उन्हें पोर्टफोलियो दिया, पार्टी ने उन्हें मान सम्मान दिया। विपिन परमार जी भी कभी हमारी तरह थे, जिस तरह से शुरू में आए थे। मुझे याद है मेरे पिताजी लेके गए थे कि ऐसे ऐसे परमार जी जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे, चलो उनसे मिल के आते। मैं छोटा सा होता था, छोटा सा मतलब 30 साल पुरानी बात, तो अब 16 साल की एज थी मेरी। तो मैं वहाँ पे गया, तो जब उनसे मिले तो उनसे मिलकर ऐसा पिताजी ने और उन्होंने विपिन परमार जी ने सबसे मेरे पिताजी की इंट्रोडक्शन करवाई कि ये देखिए, ये आत्माराम जी हैं और ये जिला के अध्यक्ष हैं और ये हमारे इस क्षेत्र, हाँ हालांकि वो सुलह से थे, हमारा क्षेत्र उस समय पालमपुर था। डिलिमिटेशन में जो हमारा अब क्षेत्र है वो सुलह में आया है और पालमपुर जो है वो अलग हुआ है। लेकिन वहाँ पे गए तो बहुत मान सम्मान मिला, परमार जी ने मान सम्मान दिया मेरे पिताजी को और पिताजी से इंट्रोडक्शन सबकी करवाई कि ऐसे ऐसे। और पिताजी को हर कोई व्यक्ति जानता था, क्योंकि वो शुरू से ही बचपन से, जिस प्रकार से पिताजी बचपन से लगे थे, मैं भी बचपन से लगा हूँ। तो इसे कला तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरे पिताजी ने एक बार मुझे, कई बार उन्होंने कहा कि बेटा मेरी ज़िंदगी में एक ख्वाहिश है कि मैं कभी इलेक्शन एमएलए का लड़ूं। हाँ, उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो एक्सपायर हुए अनसडन, और मेरी ज़िंदगी में वो सबसे बड़ी चुनौती थी। तो वो बार बार बोलते थे, तो हो सकता है ईश्वर की यही मर्जी हो, ईश्वर ये चाहता हो कि उनकी आखिरी इच्छा जो है वो पूरी की जाए और वो बेटा करे। तो आज हो सकता है उनके आशीर्वाद से मैं आगे आया हूँ। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मैं ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहा हूँ सोशल मीडिया। देखिए मेरे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, पहले कुछ नहीं होता था। पहले होता था तो थोड़ा कॉस्टली होता, उसके लिए करना थोड़ा मैनेजमेंट नहीं हो पाती थी। आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा व्यापक साधन बन चुका है। तो मैं अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से अक्सर बातें रखता हूँ और लोग मेरे साथ इंटरेक्ट होते हैं, लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, लोग मुझे समझते हैं। जिस तरह से मैं ट्रांसफरों का मुद्दा मैंने उठाया हुआ है, 1 महीने की सैलरी दे दो, व्हाट इज दिस यार, ये तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। 1 महीने, और सबसे बड़ी बात, कर्मचारी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है यार 1 महीने की सैलरी दे दो, स्यापा मुके, हम एडजस्ट हो जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा कैंसर है मेरे भाइयों। ये इसलिए कैंसर है कि ये किस तरह की करप्शन है, एडजस्टमेंट। ये जनहित का मुद्दा है। अगर किसी को ट्रांसफर किया जाता है, आप इसका लॉ पढ़ें, क्यों ट्रांसफर किया जाता है? कि जनहित के लिए, जनहित में लोग चाहते हैं। लेकिन ये क्या धंधेबाजी चली, हम नहीं करेंगे। सबसे बड़ा काम जो मैं ये करूँगा, ये ट्रांसफ़र वाला काम,
किसी भी तरह से बंद करवाऊंगा। इसके लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी। और आप विपिन परमार जी पे आरोप भी लगा रहे हैं, सीधा खुला बोल रहे हैं आप, लेकिन वो आपके मित्र भी रहे हैं, बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। ऐसा है, जो ये ट्रांसफर वाला मुद्दा है, ये मैं विपिन परमार जी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ये ओवरऑल चला हुआ सिनेरियो, और काफ़ी लोग हमें मिलते हैं, बोलते हैं। मैं काफ़ी विधानसभा क्षेत्रों में, क्योंकि मैं पत्रकार भी हूँ, तो मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि जी मेरे से लाख रुपए लिए, मेरे से 50,000 रुपये लिया। अब उसको कैलकुलेट कर लो तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वही काफ़ी है। करोड़ों में इनकम चली जाती है। दूसरा मित्र वो मेरे अभी भी हैं, मित्रता हमने नहीं छोड़ी है। वो मेरे भाई हैं, और भाई हैं और भाई ही रहेंगे। देखिए, मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, उनके साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं है, और हक की लड़ाई लड़ना कोई बुरी बात भी नहीं है। क्या लगता है फिर बड़े भाई विपिन परमार आशीर्वाद देंगे? मैं तो उनसे बार बार मांग रहा हूँ, मुझे पता है मेरे भाई विपिन सिंह परमार और मेरी भाभी मुझे पक्का आशीर्वाद देंगे, और वो बोलेंगे कि बेटा अब आप लड़ो, हमने बहुत कर लिया, अब हम थोड़ा आराम करें। आपका उनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहेगा, हम आगे बढ़ेंगे। और मित्र, देखिए, हमने जो कुछ सीखा उनसे सीखा। हम तो बार बार ये बोलते हैं, जो कुछ सीखा, अच्छा बुरा हर चीज़ जो है उनसे ही सीखी है। तो उसे हम अपने जीवन में, ये जो 4 साढ़े 4 साल का समय है, ये मेरे लिए ऐसा समय था जब मैंने हर कुछ चीज़ देखी है। इसमें अच्छा भी देखा है, बुरा भी देखा है, षड्यंत्र भी देखे, हर राजनीति भी देखी, हर चीज़ देखी है। और मैंने जो महसूस किया, जो सीखा, यहीं से सीखा। और मैं ये बार बार बोलता हूँ कि परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आज मैं हूँ, कल मैं नहीं हूँ, कल और होगा, और ये परिवर्तन समय पर होना चाहिए। तो इस प्रकार से मेरा यही है कि मैं एक अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। भाई विपिन सिंह परमार जी में बहुत काबिलियत है, वो मुझे आशीर्वाद देंगे, और मैं निश्चित तौर पर सुलह से ईश्वर, और ये शांता जी का गंगोत्री है, इससे शांता जी की गंगोत्री को साफ सुथरा रखना है ये, क्योंकि हमने शांता जी को अपना मैं आदर्श मानता हूँ। शांता जी एक बात बोलते थे जो मुझे आज भी याद है। शांता जी बोलते थे कि निरंतर चलते रहो। निरंतर चलने से इतनी पानी में क्षमता आ जाती है कि वो एक चट्टान को फाड़ कर रख देती है। अगर निरंतर चलना उसके लिए जरूरी है, तो हमने तो उनको अपना आदर्श माना है, और निश्चित तौर पर ये आने वाले समय में मुझे आशीर्वाद मिलेगा, और मैं सुलह का नेतृत्व करूंगा, और एक अच्छा प्रशासन। बड़ी 2-3 बातें हैं ये, अभी मैंने आपको ट्रांसफर की बात कही। ट्रांसफर में उलझा के रखा है लोगों को, उलझे हुए लोग बुरी तरह से। कौन आते हैं? वही आते हैं अफसर जो है, वो नेताओं के आगे पीछे घूम रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अपने ऑफिस में बैठो भाई, हम वहाँ पे आएंगे। हम वहाँ पे लोग छोटी छोटी समस्या उनके बोलेंगे जी वहाँ पे आ जाएंगे, मंत्री लिख देगा जी आपका ये रिकमेंड किया जाता है, और वहाँ पे निकला नहीं, वो फिर दौड़ रहे हैं। अब नहीं, मौके पे फाइल निकालो भाई साहब, मौके पे करो, मौके पे लोगों की समस्याएं हल करेंगे, ये प्रयास करूँगा। अंत में एक सवाल निकल कर ये आता है कि ये जो सारी बातें जितने भी आप कह रहे हो, प्रशासन, शासन, ये ठीक करना, ये तो तमाम बातें तब आती है जब पार्टी आपको टिकट देती है। लेकिन एक सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या बगावत के मूड में भी है? ऐसा है, अभी तक तो बगावत के मूड में नहीं है, लेकिन प्रवीण कुमार जो कुछ भी है वो संघर्ष से है। और मुझे ये बताया गया है कि मुझे जो भी मिलेगा, मेरे पूर्वजों ने सिखाया है कि बेटा जो भी लेना है संघर्ष से लेना, और संघर्ष मेरे खून में है। तो अगर ऐसा कुछ बनता है, अभी हम विचार कर रहे हैं। पहले तो मुझे भरोसा है कि मुझे माननीय जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है निश्चित तौर पर टिकट देगा। अगर टिकट नहीं देगा तो 2-4-5 दिन जो मेरी कोर कमेटी है, अभी तक हमने उसको हाईलाइट नहीं किया, किसी को आगे नहीं लेके आए, क्योंकि उनको कुछ किसी भी तरह का प्रलोभन दिया जा सकता। तो अभी तक जो मेरी कोर कमेटी है उसके साथ 2-4 दिन टिकट आवंटन होने के पश्चात, 2-4 दिन के पश्चात ये भी बताएंगे कि हमने लड़ना है या नहीं लड़ना है, बगावत करनी है या नहीं करनी है, इंडिपेंडेंट लड़ना है या नहीं लड़ना है। प्रवीण जी, पंजाब केसरी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।